हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर आपकी किताब के सवाल भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं अपनी वीडियो को शुरू करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बिना ज़्यादा देरी के मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर है वो आपके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनता है और इसकी वेटेज एज पर जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है टर्म 2 का अराउंड 7 मार्क्स की लगती है। दैट मीन्स ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर मल्टीपल पार्ट्स आएंगी। तो मल्टीपल पार्ट्स में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एग्जॉस्टिवली जितना हो सके कवर करूँ इस पूरे चैप्टर को। तो इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बिफोर मेरे पास कमेंट्स और मैसेजेस आने लग जाए कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितनी वीडियोस आएंगी, कितने पार्ट्स में कवर होगा। तो एज एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो मेरे को भी नहीं पता कि कितने पार्ट्स में कवर होगा, लेकिन इतना कहूंगा कि मल्टीपल पार्ट्स में होगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम पार्ट्स हों ताकि आप लोगों के लिए कवर करना आसान हो। चलिए अब हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है हम क्या बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कैश के फ्लो होने की, और इस कैश के फ्लो होने पे हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। सिंपल मीनिंग, फ्लो होने का क्या मतलब होता है, बहना, बहना। तो क्या हम सर यहाँ पे कैश को नदी की तरफ बहाएंगे या नदी में फेंक के उसके बहते हुए देखेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि भाई जो हमारा कैश है वो कहाँ कहाँ यूज हुआ, यानी कहाँ कहाँ मेरा कैश से इनफ्लो आया और कहाँ कहाँ से कैश का मेरे पास आउटफ्लो हुआ, यानी कहाँ कहाँ मेरे बिजनेस में कैश आया और कहाँ कहाँ मेरा कैश खर्च हुआ। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो डिटेल में मुझे बताती है कि कैश का कैसे कैसे यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ से कैश मेरे पास आ रहा है, कहाँ कहाँ से मेरा कैश जा रहा है, ऐसी स्टेटमेंट को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनता है। और यहां पे जब हम कैश की बात करते हैं तो कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता, रोकड़ा नहीं होता। यहां पे कैश का मतलब होता है जो रोकड़ा हो गया वो तो हो ही गया, कैश इन हैंड जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं, बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी कवर होता है इसमें। और इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी बिल्कुल शॉर्ट टर्म वाली जो सिक्योरिटीज होती है वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनती है। तो फटाफट से एक बार नोट्स देख लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है और एक एक करके सारी चीजों को समझना शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि जो भी नोट्स हैं आप वीडियो पॉज करके अपने पास कहीं पे नोट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको नोट करने का मन नहीं करा तो आप वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों को इस नोट से थोड़ी हेल्प मिलेगी। चलिए तो एक बार फटाफट से रीड करते क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसको मैं अपने नोट्स में आगे शॉर्ट में लिख दूंगा CNCE। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो टर्म है ये आप पहली बार नहीं सुन रहे, ये आपने टर्म 1 में भी पढ़ा था। जब आपने टर्म 1 में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट में आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी का चैप्टर पढ़ा था, वहां पे हम बैलेंस शीट में
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करते थे, तो सेम चीज यहाँ पे बोल रहा है ये। तो बेसिकली क्या हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जो दिखाता है कि इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कहां से हो रहे हैं हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। तो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश इन हैंड। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का मतलब हो गया बेसिकली बैंक डिपॉजिट्स या डिपॉजिट्स विद बैंक्स, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज होती है जो कंपनी अपने पास रखती है बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, बहुत कम टाइम के लिए रखती है, यानी बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट मानते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको संक्षिप्त में बोलूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये दो वर्ड्स आ रहे हैं। तो कैश इन हैंड तो आपका कैश का पार्ट हो गया, और बाकी सारी चीजें कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये आपका कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हो गया। तो ये कैश हो गया और ये कैश इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि हम बोलते हैं कि कैश के बराबर ही है, क्योंकि ये बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आ गया, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स विद बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अच्छा, एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके क्वेश्चंस में करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया होगा, करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब अगर इन्वेस्टमेंट्स आपको करंट एसेट्स के हेड के अंदर दिया होगा, तो आपको करंट इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही मान के चलना है, अनलेस आपके क्वेश्चन में कुछ और आपको इंफॉर्मेशन ना दे दे। जब भी करंट इन्वेस्टमेंट्स आपके क्वेश्चन में होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के, तो आपको उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज का ही पार्ट मान के चलना है, यानी करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट बन के चलेंगी। अच्छा, जब हम इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की बात करते हैं, तो जब भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बढ़ता है हमारा, तो उसको हम बोलते हैं इनफ्लोज, यानी कैश हमारे पास आ रहा है। और जब भी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं आउटफ्लोज, यानी मेरा कैश या कैश इक्विवेलेंट बाहर जा रहा है बिजनेस से। तो इनफ्लोज मीन्स बढ़ना, आउटफ्लोज मीन्स कम होना। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात होगी। अभी कुछ और कॉन्सेप्ट्स बात कर लेते हैं, कुछ और चीजों की डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो आप लोगों ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे मैंने बताया था आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आती है। एक तो बैलेंस शीट आती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आता है, और फोर्थ में हमने बोला था कि वहां कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। दैट मीन्स आपको याद रखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट बनता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी बनाती है, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहली बात। और दूसरी बात, ये प्रिपेयर होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग। तो ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोल के द्वारा क्वेश्चन भी डाला था, जिसमें मेजॉरिटी तो मेरे पास सही आंसर्स आ गए थे पोल में। तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, याद रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर AS3 रिवाइज्ड। ठीक है, सो दिस यू शुड नो। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 बोलता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड, एक मेथड होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है आपका एक मेथड होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड होता है आपका डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, ये दो मेथड्स आपके यूज होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो आपको डायरेक्ट मेथड को इग्नोर करके चलना है। हाँ, आपको बस पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ये दो मेथड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 यूज हो सकते हैं। आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना है, वो करना है इनडायरेक्ट मेथड। तो हम लोग जो कवर करेंगे अपने आगे के लेक्चर्स में, हम लोग यूज करेंगे इनडायरेक्ट मेथड, यही आपके सिलेबस में आने वाला है, तो इसी को हमको कवर करना है। इनडायरेक्ट मेथड का क्या मतलब होता है कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, हालांकि अभी हम लोग डिटेल में प्रैक्टिकली चीजें करेंगे, लेकिन जस्ट एज अ मीनिंग आपको बता रहा हूं कि इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, वो बनता है यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, और साथ साथ नोट्स टू अकाउंट्स भी। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, जो आपके बाकी तीन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड नोट्स टू अकाउंट्स, इन तीनों को कलेक्टिवली यूज करके हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं।
तो इसी को हम लोग बोल देते हैं इनडायरेक्ट मेथड। कैसे होता है इनडायरेक्ट मेथड और इसको हम लोग इनडायरेक्ट मेथड ही क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये आपको आगे की वीडियोस में समझ आएगा, ये आपको आगे के पार्ट्स में समझ आएगा जब हम लोग प्रैक्टिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 हेड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। 3 हेड्स जो बेसिकली 3 तरह की एक्टिविटीज डिनोट करता है कंपनी की। एक होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और फाइनली थर्ड होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैं आपको बता दूं, ये ही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की यूएसपी है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। जो यूनिक पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जो मेन पर्पस है वो यही होता है कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं उसको 3 भागों में डिवाइड करके चलते हैं, यानी 3 अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड करके चलते हैं। एक हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एक हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। भाई, जब हम, आप लोगों को दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं? भाई, हम लोग जो अपने पुराने चैप्टर्स में या अपनी पुरानी क्लासेस में सीख चुके हैं, हम बनाते थे कैश बुक, और कैश बुक में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस करते थे कि कहां कहां से कब कब मेरे पास कैश इनफ्लो आ रहा है और कैश आउटफ्लो हो रहा है। यही तो करते थे हम कैश बुक में। डेबिट साइड में हम इनफ्लोज दिखाते थे कैश बुक की, और कैश बुक की क्रेडिट साइड में हम आउटफ्लोज दिखाते थे, और उसमें हम दोनों चीजें लेते थे, हम कैश भी लेते थे और बैंक भी लेते थे। आपको याद होगा, हम जब डबल कॉलम कैश बुक बनाते थे तो वहां पे कैश का भी हम एक कॉलम बनाते थे और बैंक का भी कॉलम बनाते थे। तो सवाल उठता है, जब हम कैश बुक ऑलरेडी बना रहे हैं या फिर हम कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? वही काम हम दोबारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों कर रहे हैं? तो उसका आंसर ये है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो इन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड करके दिखाता है। वो रीडर्स को दिखाता है कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या क्या इनफ्लोज या आउटफ्लोज है, हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या क्या इनफ्लोज आउटफ्लोज हुए, और हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से क्या क्या इनफ्लोज आउटफ्लोज हुए। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलती है। ये इंफॉर्मेशन हमको कैश बुक्स में नहीं मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन आपको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में नहीं मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन आपको बैंक के पासबुक में नहीं मिलेगी, यानी कोई भी और अकाउंट में या किताबों में ये इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलती। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिलती है, एंड दैट इज द मेन पर्पस या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक मेन ऑब्जेक्टिव बताओ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, तो आपको यही बताना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा दिखाता है कि हमारी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज कहां कहां से हुई, और उसको हमारी अलग अलग एक्टिविटीज यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों एक्टिविटीज में अलग अलग से हमें पता लगता है कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कहां कहां से इनफ्लो हुआ और कहां कहां आउटफ्लो हुआ। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है या ये मेन पर्पस होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। ठीक है, चलिए, अब सवाल उठा कि सर आपने ये तो बता दिया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक एक्टिविटी हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक एक्टिविटी हो गई। अब सवाल उठा, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, या इन अदर वर्ड्स हमें मीनिंग पता करना जरूरी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या मीनिंग होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या मीनिंग होता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्या मीनिंग होता है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि तीनों एक्टिविटीज का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो सबसे पहले एक्टिविटी की हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? दीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। ये कीवर्ड्स हैं, प्रिंसिपल
रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, यानी ऐसी एक्टिविटीज जिन एक्टिविटीज के लिए बिजनेस या मेरी कंपनी एक्चुअली चल रही है, जिन प्रिंसिपल एक्टिविटीज या मेन एक्टिविटीज के लिए मेरी कंपनी चल रही है, उन एक्टिविटीज से जो भी मेरे कैश फ्लोज होते हैं, चाहे इनफ्लो आउटफ्लो, वो सारे आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। और बाकी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनती या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनती, वो भी आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मीनिंग हो गया। थोड़ा सा हम लोग इस पे एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सवाल ऐसे बुक्स में भी दे रखे हैं और आ भी सकते हैं जिसमें आपको एक्टिविटी में बेसिकली डिवाइड करना हो या बताना हो कि ये एक्टिविटी या ये ट्रांजैक्शन कौन सी एक्टिविटी में आता है। तो इस प्रकार से आपके सवाल आ सकते हैं। और इवन जब आप मेन अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो वहां पे भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी चीज़ कौन सी एक्टिविटी में आएगी। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। मैं ऑल्दो ये तो नहीं कहूँगा कि एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल्स डाल दिए हैं जो मेन आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आपके सवालों में पूछे जा सकते हैं। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे तो आपको याद रखना है, हमको कंपनी को डिवाइड करके चलना होगा। या तो कंपनी हो सकती है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, या तो कंपनी हो सकती है फाइनेंशियल कंपनीज। तो जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हम बात करेंगे तो कंपनी को हमको डिवाइड करना होगा या हमें पता है, पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कंपनी नॉन फाइनेंशियल है या फाइनेंशियल है। तो फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं? तो मेरे ख्याल से ये नाम से ही पता लग रहा है। फाइनेंशियल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी मेन या प्रिंसिपल एक्टिविटीज होती है फाइनेंस से रिलेटेड, या फाइनेंशियल एक्टिविटीज इनकी मेन एक्टिविटीज होती हैं। और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज आपकी अदर देन फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। तो ये आपके डिवाइड करके आपको चलना होता है। तो जब हम फाइनेंशियल कंपनीज की पहले बात कर लेते हैं, तो जब हम फाइनेंशियल कंपनीज की बात करते हैं तो उनकी मेन एक्टिविटीज ही होती हैं फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे आपकी HDFC हो गई, बजाज फाइनेंस हो गई, या कोई बैंकिंग कंपनीज हो गई, ये आपकी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। तो इनका काम क्या क्या होता है? इनके काम हो सकता है या तो लोन लेना देना, या तो इनका काम हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ सिक्योरिटीज परचेज सेल करना। या इनका काम हो सकता है जो सिक्योरिटीज वो परचेज कर रहे थे उससे उनको कुछ इंटरेस्ट आ सकता है, जो लोन्स दे रहे हैं उससे उनको इंटरेस्ट आ सकता है, या अगर शेयर्स में उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं दूसरी कंपनीज के इक्विटी शेयर्स, तो उससे डिविडेंड आ सकता है। तो फाइनेंशियल कंपनीज की इस तरह के फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं जिनसे उनकी मेन रेवेन्यू जनरेट होता है, जो उनकी प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं फाइनेंशियल कंपनीज के? जैसे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। ध्यान रखना, ऑन ओन बिहाफ, यानी अपने नाम से। अगर कंपनी अपने नाम से, फाइनेंशियल कंपनी अगर अपने नाम से सिक्योरिटीज परचेज कर रही है तो वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाती है। सिमिलरली अगर सिक्योरिटीज को वो सेल कर रही, सिक्योरिटीज क्या होती हैं? जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इस प्रकार के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, तो ये सिक्योरिटीज होती हैं। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यानी अगर कंपनी सिक्योरिटीज सेल करके उससे उसको कैश मिल रहा है तो वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। और ये सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज होती है जो कंपनी खरीदती ही सेल करने के लिए, यानी जल्दी से जल्दी सेल करने के लिए खरीदती है। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ये इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी। सिमिलरली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है फाइनेंशियल कंपनी के लिए। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो रहा है, मिल रहा है, इनकम हो रही है, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है फॉर फाइनेंशियल कंपनीज। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर फाइनेंशियल कंपनीज के केस में आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड दे रखा होगा तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती। हम आगे डिस्कस करेंगे, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। ठीक है, ये हम आगे वैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहां पे भी बता देता हूं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड याद रखना है। आपको लगेगा कि फाइनेंशियल कंपनी के लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन आपको याद रखना है पेमेंट ऑफ डिविडेंड कोई उनके लिए प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग या प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं होती, तो वो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नेवर, मैं बोल रहा हूं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नेवर एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? ब्रोकरेज रिसीव बाय स्टॉक ब्रोकर, तो जिन ब्रोकर्स के थ्रू
हम लोग कॉमन पीपल शेयर्स वगैरह खरीदते हैं लिस्टेड कंपनीज के, तो वो कुछ ब्रोकरेज चार्ज करते हैं हमसे, है ना। तो वो ब्रोकरेज उनके लिए क्या है, एक प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो उनके लिए जो ब्रोकरेज वो रिसीव करते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, ऐसी कंपनीज जो सैलरीज बोनस अगर आप दे रहे हो एम्प्लॉयज को, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बन जाएगा। इनकम टैक्स का अगर पेमेंट हो रहा है या कोई रिफंड हो रहा है, ये भी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग, मतलब ये प्रिंसिपल एक्टिविटी हो जाती है कंपनी के लिए, और ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर टैक्स, जो टैक्स की पेमेंट हो रही है या जो भी रिफंड हो रहा है, वो टैक्स कुछ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो उस केस में आपका वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा। अगर टैक्स आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो वो आपका क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। और अगर वो टैक्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं बनेगा। तो अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है या क्वेश्चन में कोई हिंट दे रखा है कि कोई जो टैक्स की पेमेंट हुई या कोई रिफंड जो भी हुआ है वो इन्वेस्टिंग या कोई फाइनेंसिंग पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेट करता है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा। इसके अलावा लोन्स अगर दिया, कैश में अगर लोन दिया या लोन लिया, ये सारी चीजें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाती है फॉर फाइनेंशियल कंपनी। इसके अलावा एक और भी हो सकता है, कोई भी और ऑपरेटिंग खर्चे, पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने सपोज फाइनेंशियल कंपनी ने कोई प्रीमाइसेस रेंट पे ले रखी है, कोई ऑफिस स्पेस रेंट पे ले रखा है और वो रेंट की पेमेंट करते हैं, तो ये रेंट की पेमेंट एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है कंपनी के लिए, तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बन जाएगा फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी। तो ये एग्जांपल्स आप एक बार थॉरली रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इनको थॉरली रीड कर लोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आइडेंटिफाई करने में कोई भी एक्टिविटी कि वो ऑपरेटिंग है कि नहीं है। सिमिलरली अगर मैं नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की बात करूं, फॉर एग्जांपल कोई सर्विस इंडस्ट्री में अगर कोई कंपनी है, या फिर कोई कंपनी जो ट्रेडिंग करती है, गुड्स खरीदती बेचती है, ऐसी कंपनीज की अगर मैं बात करूं, तो उनके लिए क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगी, तो ये आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा रिलेटिवली ईजी होगा। तो अगर सेल ऑफ गुड्स से कोई कैश मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। या अगर सर्विस में, अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री में कंपनी है तो सर्विस देती है और उससे उनको कुछ कैश मिलता है, कोई फीस मिलती है कैश में, तो वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कैश रिसीव हो रहा है फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, मेरे डेटर्स से अगर मुझे कुछ कैश मिल रहा है, तो वो कैश, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। अगर कोई गुड्स परचेज कर रहा हूँ मैं कोई कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी है, वो गुड्स परचेज कर रही है, उसके लिए कैश की पेमेंट कर रही है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। या फिर किसी की सर्विसेज ले रही है फॉर देयर मेन ऑपरेशंस, उसके लिए कोई कैश की पेमेंट कर रही है, तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। तो क्रेडिटर्स को सपोज पेमेंट की, कैश की पेमेंट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ। वेजेस, सैलरीज वगैरह की पेमेंट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट हुआ। फॉर इनफैक्ट इस केस में भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए कोई भी, है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर कोई कैश पेमेंट हो रही है, वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हुआ। कोई रॉयल्टी, कोई फी, कोई कमीशन रिसीव हो रहा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। यहाँ पे भी सेम, इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूँ सेम चीज़ होगी। अगर कोई पेमेंट हो रही है कैश में या कोई रिफंड हो रहा है कैश में इनकम टैक्स का, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, अनलेस क्लियरली लिखा हो कि ये टैक्स की पेमेंट या रिफंड रिलेट करती है विद पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग या पर्टिकुलर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, लेकिन अनलेस एंड अनटिल मेंशन नाउ क्लियरली, आप टैक्स की पेमेंट को या टैक्स के रिफंड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट मानोगे, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। तो ध्यान रखना, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिवाइड करेंगे या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे, तो हमें फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी दोनों को अलग अलग से देख के चलना पड़ेगा। तो ये सारी बात हो गई आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, एक बार पढ़ना। इट कवर्स एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। अदर इन्वेस्टमेंट्स मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। क्यों? क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनती है, वो किसी भी अलग और एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनती। लेकिन इसके अलावा
ऐसी एक्टिविटीज जो रिलेट करती है विद एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब होता है सेल, डिस्पोजल का एक तरह से मतलब हो गया सेल। सो एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी और इन्वेस्टमेंट्स, तो वो हो जाती हैं आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट। करेंट इन्वेस्टमेंट्स याद रखना, यहाँ दोबारा मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया, करेंट इन्वेस्टमेंट्स को हम जनरली अज्यूम करके चलेंगे कि वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। तो आपको शॉर्ट टर्म या करेंट इन्वेस्टमेंट्स दे रखी होंगी, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट वर्ड पढ़ के फील होगा कि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बट नो, याद रखना करेंट इन्वेस्टमेंट्स को आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट मान के चलोगे, क्योंकि हम करेंट इन्वेस्टमेंट्स को अज्यूम करते हैं कि वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज का ही पार्ट है, अनलेस क्वेश्चन में क्लियरली वो बोल ले कि करंट इन्वेस्टमेंट को आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही तरह मान के चलना है, तो अलग बात है। अदरवाइज आपको यही अज्यूम करके चलना है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? तो हमने बोला परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स आपके फिक्स्ड एसेट्स हो गए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई, है ना। फिक्स्ड एसेट्स में याद रखना दोनों एसेट्स आ जाते हैं, चाहे वो टेंजेबल एसेट्स हो चाहे वो इनटेंजेबल एसेट्स हो, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी वाला पार्ट पढ़ा था, तो वहां पे हम ऐसे डिवाइड करके चलते थे, हम फिक्स्ड एसेट्स को टेंजेबल और इनटेंजेबल में डिवाइड करके चलते थे। तो चाहे वो टेंजेबल फिक्स्ड एसेट हो चाहे वो इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट हो, पर पेमेंट अगर कर रखी है फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। सिमिलरली अगर फिक्स्ड एसेट्स को बेच रहे हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हो, उससे हमें कुछ कैश रिसीव हो रहा है, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। इसके अलावा अगर मैंने कोई लोन्स एंड एडवांसेस किसी थर्ड पार्टी को दिए, है ना, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज, ये याद रखना, क्योंकि लोन्स देना फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, लेकिन अदर देन फाइनेंशियल कंपनी के केस में अगर कोई थर्ड पार्टी को लोन या एडवांसेस दिया, तो अदर देन फाइनेंशियल कंपनी के लिए लोन देना कोई मेन एक्टिविटी नहीं होती, कोई प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए उसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल के चलते हैं। सिमिलरली जब लोन देने की बात की, तो लोन की जब रीपेमेंट होगी तो उससे कैश रिसीव होगा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। लेकिन अगेन ध्यान रखना, फाइनेंशियल केस कंपनीज के केस में अगर लोन की रीपेमेंट से कुछ रिसीव हो रहा है कैश, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है, इन्वेस्टिंग का नहीं। सो अदर देन फाइनेंशियल कंपनी के केस में अगर लोन की रीपेमेंट हो रही है और कैश रिसीव हो रहा है उससे, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। इसके अलावा इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट से कुछ मुझे पैसा कैश रिसीव हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। और यहां पे भी ध्यान रखना, फाइनेंशियल कंपनीज के केस में इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बन के चलता है। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई टैक्स, इनकम टैक्स की पेमेंट या रिफंड की बात होती है और क्लियरली लिखा होता है इट रिलेट्स टू इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो वो आपको उसी एक्टिविटी का पार्ट लेके चलना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और बन सकता है, मैं ये बोल सकता हूं कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स पेड ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। तो अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो उस प्रॉफिट पे अगर मैं कोई टैक्स पे कर रहा हूं, तो वो टैक्स पेमेंट भी मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हो कि जो इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड हुआ उस पर कोई टैक्स की पेमेंट करी, तो सेम लॉजिक से ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मेन आपको जो समझना है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझना है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो अब लास्ट एक्टिविटी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये क्या होती हैं, तो एक बार रीड करना। दीज आर द एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड डेट, यानी बोरिंग्स। यानी कंपनी का जो बेसिक कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी के मेनली एक तो आता है इक्विटी और एक आता है डेट, है ना। इक्विटी में हम शेयर्स बोलते हैं, और दोनों भी इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जस्ट बिकॉज मैं इक्विटी बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं, इक्विटी शेयर्स दोनों, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इन अदर वर्ड्स ओनर्स फंड।
ठीक है, इसको हम लोग ओनर्स फंड भी बोल सकते हैं। और डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो जब इनसे रिलेटेड कोई चीज, कोई कैश फ्लो होता है मेरा, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, ओनर्स फंड से रिलेटेड या डेट से रिलेटेड मेरा कोई कैश फ्लो होता है, तो वो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कवर हो जाता है। एग्जांपल्स क्या हो गए इसके? इशू किया अगर मैंने कोई इक्विटी शेयर्स, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स मैंने इशू करे, उससे मुझे कैश मिला, मुझे मतलब कंपनी को कैश मिला, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर डिबेंचर्स इशू करे, उस पर उससे कैश मिला, है ना, या बॉन्ड्स हो गए या कोई लोन्स वगैरह लिए, कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए बैंक वगैरह से, वो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी बेसिकली। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी, याद रखना शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो चाहे बोरिंग्स लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, दोनों भी बोरिंग्स आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती है, अपने शेयर्स वापस परचेज करती है, तो उसके लिए भी कैश की पेमेंट करेगी, तो वो भी हो गया आपका क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। अच्छा, रिडेम्पशन होता है प्रेफरेंस शेयर्स का या डिबेंचर्स का, यानी रीपेमेंट होता है ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, तो ये भी आपका एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, है ना। तो अगर कोई रिडेम्पशन पे प्रीमियम भी पे हो रहा है, तो वो प्रीमियम की पेमेंट भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का, सॉरी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगी। सिमिलरली अगर शेयर्स या डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं एट प्रीमियम, तो जो प्रीमियम का मिल रहा है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में हम डालते हैं, वो प्रीमियम जो मिल रहा है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, ठीक है। तो दोनों भी प्रीमियम आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएंगे। और ध्यान रखना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, चाहे वो इक्विटी शेयर्स पे हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स पे हो, ये हमेशा, मैंने पहले भी बोला, ये हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेंगे, चाहे ये फाइनेंशियल कंपनी की बात करें हम, चाहे हम नॉन फाइनेंशियल कंपनी की बात करें, दोनों भी केस में पेमेंट ऑफ डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। सिमिलरली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, है ना, सपोज ऑन लोन्स पे हमने इंटरेस्ट की पेमेंट करी, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। लेकिन याद रखना, इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट, तो इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बैंक ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है या कोई कैश क्रेडिट्स में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे भी वही सेम एग्जांपल, मैं टैक्स का एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आपके क्वेश्चन में बोल रखा है कि कंपनी ने कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया, ठीक है। तो जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो उस पर एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। वैसे आज के टाइम पे वो बेकार हो गया है, आज के टाइम पे बेकार हो गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कॉन्सेप्ट, लेकिन पहले यूज होता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कॉन्सेप्ट। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में वो डाल दे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे हुआ है ऐसा बोल दे क्वेश्चन, तो है तो ये टैक्स की पेमेंट, लेकिन ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करती है, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो उस पर अगर कोई टैक्स की पेमेंट की, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया, लिखवा दिया, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स जो हो गए, वो हो गए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के। तो 3 एक्टिविटीज हमने कवर कर दी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा ये ओवरऑल इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको किताब के इसके ऊपर कुछ सवाल भी दिखाऊंगा। तो कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 2-3, ये आपको ध्यान में रखने हैं हमेशा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी आपकी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती है जिसमें एक्चुअली जो मूवमेंट हो रही है कैश की, वो एक कंपोनेंट से लेके दूसरे कंपोनेंट से हो रही है, एक कंपोनेंट से लेके दूसरे कंपोनेंट में हो रही है। तो ऐसी मूवमेंट से कोई भी कैश फ्लो नहीं होता, है ना। तो मूवमेंट विद इन आइटम ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स does not result in any flow of cash and cash equivalent, and hence they are not shown in cash flow statement। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग सिर्फ वही चीजें दिखाते हैं जिन चीजों से कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो हो रहा है। लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर के जो विद इन जो उनके आपस की कंपोनेंट्स हैं या आइटम्स हैं, उसमें ही अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, तो उससे कोई कैश फ्लो नहीं होता, इसलिए वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम नहीं दिखा सकते। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मान लो कैश विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस। तो बैंक से कैश विड्रॉ करने से क्या होता है, बैंक में से पैसा तो कम हो रहा है, तो आपको लगेगा बैंक में से पैसा कम हो रहा है, तो वो एक आउटफ्लो हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम कैश इन हैंड बढ़ रहा है,
तो एक तरफ बैंक में से पैसा कम हो रहा है, दूसरी तरफ कैश में से कैश इन हैंड में पैसा बढ़ रहा है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में तो नेट में आप देखोगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ बैंक कम हो रहा है, दूसरी तरफ कैश बढ़ रहा है, तो नेट में तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक अगर दिया हो तो उसमें कोई भी कैश फ्लो नहीं होता। सिमिलरली इसका उल्टा एग्जाम्पल, अगर कैश बैंक में डिपॉजिट किया, उसमें क्या होता है, कैश डिपॉजिट करने से कैश तो कम होता है, कैश इन हैंड, लेकिन बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। तो अगेन नेट में कोई भी कैश में कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर सेल परचेज ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात की, कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी या बेची, तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर ही मूवमेंट चल रही है। एक तरफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर परचेज कर रहा हूँ सपोज मैं, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज करने से मेरी एक तरफ एक कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है, लेकिन कैश मेरा कम हो रहा है। ठीक है, तो नेट में तो कोई भी आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हो रहा। तो ये एग्जांपल्स हो गए। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर के आइटम्स में अगर कोई मूवमेंट होती है, उससे कोई भी कैश का कोई भी फ्लो नहीं होता और वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाता। सिमिलरली कुछ ऐसी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, यानी ऐसी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जिसमें कोई भी कैश का इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो ना हो रहा हो। तो सर्टेन ट्रांजैक्शंस डू नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम लोग नॉन कैश ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और अगेन क्योंकि यहाँ पे कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है, तो यहाँ पे कोई भी कैश का फ्लो नहीं हो रहा, इनफ्लो आउटफ्लो, तो अगेन ये भी आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाई जाती, ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, है ना, तो आपके डेप्रिसिएशन एक खर्चा तो होता है ना, और एक ऑपरेटिंग खर्चा होता है, लेकिन क्योंकि डेप्रिसिएशन में कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये तो आप अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं पुराने चैप्टर्स में। जैसे अगर शेयर्स या डिबेंचर्स वेंडर्स को इशू करे या प्रमोटर्स को इशू करे, है ना, या फिर अंडरराइटर्स को इशू करे, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पे भी कोई कैश का फ्लो नहीं हो रहा। वेंडर्स को मैं कैश, सपोज मैं वेंडर से एसेट्स परचेज कर रहा हूँ, उसके बदले कैश इशू कर रहा हूँ, तो उनसे मैंने एसेट एक तरफ परचेज किया और दूसरी तरफ कैश, दूसरी तरफ शेयर इशू किया, तो कैश का तो कोई इनफ्लो आउटफ्लो हुआ नहीं। तो ये भी चीजें ऐसी होती हैं, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है जिससे कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स मतलब ऐसे शेयर जब शेयर कंपनी शेयर्स इशू करती है फॉर नो कंसिडरेशन, फ्री में शेयर्स इशू करती है, तो उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो फ्री में क्योंकि वो इशू कर रही है शेयर्स, तो कैश तो कुछ मिल नहीं रहा, तो इशू ऑफ बोनस शेयर्स भी आपका नॉन कैश ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सिमिलरली अगर डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ, कोई कैश का मूवमेंट नहीं हुआ, तो ये भी आपका नॉन कैश ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल बन जाएगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो गया, जो मैं दो बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि जब पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात होगी, ध्यान रखना पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात होगी, तो चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, दोनों तरह की कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा और उसमें भी वो आउटफ्लो में आएगा। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो ये आपके कुछ इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स थे। हमने क्या डिस्कस किया, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा मीनिंग डिस्कस किया, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस किया कि पार्ट बनता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, हमने डिस्कस किया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज के अकॉर्डिंग बनता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में हम लोग 3 तरह के एक्टिविटीज में डिवाइड करके चलते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ध्यान रखना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फाइनेंशियल कंपनीज के लिए अलग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए अलग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। तो दोनों को अलग अलग से आपको ध्यान में रख के चलना है। और फिर हमने इंडिविजुअली तीनों एक्टिविटीज को डिस्कस किया। अब इन्हीं सारी डिस्कशन के ऊपर कुछ आपके किताब के हम लोग छोटे छोटे सवाल देख लेते हैं और फिर हम अपने इस वीडियो लेक्चर को खत्म कर देंगे। तो मैं आपके किताब पे सवाल पे आ रहा हूं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है पेज नंबर 5.93 पे। क्वेश्चन नंबर 1 तो कह रहा है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो
आपको सारी चीज़ों में से आइडेंटिफाई करना है क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब देखो यहाँ पे उसने क्वेश्चन ने बोला नहीं कि ये फाइनेंशियल कंपनी है या नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, तो आप हमेशा जब भी क्वेश्चन में ऐसा क्लियरली ना लिखा हो तो हमेशा नॉन फाइनेंशियल कंपनी ही मान के चलना। ठीक है, तो जब तक क्वेश्चन में क्लियरली फाइनेंशियल कंपनी ना बोले आप नॉन फाइनेंशियल कंपनी मान के चलना। तो बहुत ईजी है। कैश सेल ऑफ गुड्स, तो कैश सेल ऑफ गुड्स क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीव्ड अगेन रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब तो मैंने आपको सारे एग्जांपल्स एक एक करके दिखा दिए। कैश परचेज ऑफ गुड्स भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पेड अगेन सर्विसेज टेकन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पेटेंट्स परचेज, अब ध्यान रखना पेटेंट्स क्या होते हैं, इनटेंजेबल एसेट्स होते हैं। तो मैंने कुछ इनटेंजेबल एसेट्स परचेज करे, उसके लिए कैश की पेमेंट करी, तो इनटेंजेबल एसेट्स परचेज करना मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपका कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी मैंने एग्जांपल में डाल रखा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का होना, घटना या बढ़ना, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर्स परचेज करे, ध्यान रखना शेयर्स इशू नहीं करे, परचेज करे, यानी शेयर्स में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करा, तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना मेरा एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन गया। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स मिला मेरे को, तो ये मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। इनकम टैक्स पेड, अब खाली इनकम टैक्स पेड बोला हुआ है उसने, तो मैं इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल देता हूँ। लेकिन अब पी में देखो, स्टार पी में बोलता है इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट पे कुछ इनकम टैक्स पे किया, तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, क्योंकि सेल ऑफ एसेट मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है, तो उस पर इनकम टैक्स अगर मैंने कुछ पे किया तो वो भी मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स का पार्ट होते हैं, तो ये मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये भी मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। इस प्रकार से आपको जो भी ट्रांजेक्शन्स दी होती हैं उसको डिवाइड करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्लासीफाई द ट्रांजेक्शंस एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनी। सिंपल भाषा में बोलूं, क्या बोल रहा है आपसे कि उसने 6 चीजें दे रखी हैं, वो कह रहा है कि इनमें से आइडेंटिफाई करो कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। पहले फाइनेंशियल कंपनी के लिए आइडेंटिफाई करो, फिर नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल कंपनी की बात करते हैं। तो परचेज ऑफ शेयर्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, परचेज ऑफ शेयर्स मैंने आपको क्या बोला, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज आपका फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ये भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड मैंने आपको बोला हर कंपनी के लिए, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, उनके लिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता। लोन्स गिवन, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है फाइनेंशियल कंपनी के लिए। लोन्स टेकन भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है फाइनेंशियल कंपनी के लिए। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट की पेमेंट करना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है फॉर फाइनेंशियल कंपनी। अब हम नॉन फाइनेंशियल कंपनी की बात करते हैं, तो आपको रियलाइज होगा इनमें से कोई भी एक्टिविटी नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इन 6 में से कोई भी आइटम आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इस तरह का सवाल आपके सैंपल पेपर में भी आया है। टर्म 2 का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, इस तरह का सवाल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा सवाल आपके सैंपल पेपर में आया है। तो इस सवाल पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं और इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे भी हम इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। चलो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ या नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी इसमें यह एक्टिविटीज नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है कि कौन से आइटम से कैश इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या फिर कोई भी फ्लो नहीं होगा। चल, सबसे पहली बात, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख फॉर एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,10,000। तो यहाँ पे इनफ्लो हो रहा है, क्योंकि सेल हो रही है तो कैश मिल रहा होगा मेरे को, तो इनफ्लो हो रहा है। और वैसे उसने अमाउंट नहीं पूछा, लेकिन अगर आपसे आप लॉजिकली सोचोगे कि अमाउंट कितना आएगा, तो 1 लाख रुपए का
बुक वैल्यू का एसेट मैंने 10,000 के प्रॉफिट पे बेचा, यानी मुझे एक्चुअली कैश रिसीव हुआ होगा 1,10,000 का। सो यहाँ पे इनफ्लो हो गया 1,10,000 का। सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, तो सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश हो रहा है, तो कैश में गुड्स सेल कर रहा हूं, तो यहाँ पे भी इनफ्लो है कैश का। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, अब कि मैंने मशीनरी परचेज करी यानी कैश का पेमेंट करा, तो ये मेरे लिए आउटफ्लो हो गया। यहाँ पे वो एक्टिविटी नहीं पूछ रहा, तो मैं एक्टिविटी की क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹10 लाख, कंसिडरेशन पेड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स स्टार। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। सिर्फ परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग पढ़ लोगे तो आपको लगेगा परचेज कर रहे हैं मेरी लैंड एंड बिल्डिंग, तो कैश का आउटफ्लो हो रहा होगा। लेकिन हमने पेमेंट कैसे करी है इसकी? बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि यहाँ पे नो फ्लो, कोई भी कैश का फ्लो नहीं हो रहा। फिर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, तो मैंने आपको बताया फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू होते हैं फॉर नो कंसिडरेशन, इन अदर वर्ड्स फ्री में इशू होते हैं। तो यहाँ पे भी कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई कैश का कोई फ्लो नहीं होता, तो ये भी आपका नो फ्लो हो गया। फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से कैश विड्रॉ करके कैश में ले लिया, तो एक आइटम या एक कंपोनेंट ऑफ कैश इक्विवेलेंट से लेके मैंने दूसरे कैश में ट्रांसफर करा है, यानी विद इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस मूवमेंट हो रही है, तो ये भी आपका नो फ्लो हो गया। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, तो डिविडेंड की पेमेंट हो रही है, तो ये तो आउटफ्लो हो गया। अब हम लास्ट फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो, दैट इज वेदर इट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यानी आपको कैश फ्लो का अमाउंट भी लिखना है और आपको उसको एक्टिविटीज में डिवाइड करके चलना है, दोनों काम करके चलना है। तो पहला बोलता है एक्विजिशन, एक्वायर्ड मशीनरी फॉर ₹2,50,000, पेइंग 20% बाय चेक, पेइंग 20% बाय चेक एंड एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर द बैलेंस पेबल। यानी हमने 2.5 लाख की मशीनरी खरीदी, लेकिन कैश पे पेमेंट या चेक में पेमेंट मैंने सिर्फ 20% की करी, यानी एक्चुअली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो आउटफ्लो होगा वो कितने रुपए का होगा? 2.5 लाख रुपए का टोटल परचेज है, लेकिन इसमें से सिर्फ 20% की पेमेंट कर रहा हूं मैं बाय चेक, तो यह आ जाएगा 50,000 का आउटफ्लो। और ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? मशीनरी फिक्स्ड एसेट होती है, तो फिक्स्ड एसेट मैं खरीद रहा हूं, तो ये मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। सिमिलरली बी कहता है पेड ₹2.5 लाख टू एक्वायर शेयर्स इन इनफॉर्मा टेक लिमिटेड एंड रिसीव द डिविडेंड ऑफ ₹50,000 आफ्टर एक्विजिशन। तो यहां पे क्या हुआ? शेयर एक्वायर करे यानी सिक्योरिटीज परचेज करे, यानी मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज करी, तो 2.5 लाख की मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज करी, तो 2.5 लाख का तो मेरा आउटफ्लो हो गया। और लेकिन मेरे को डिविडेंड मिल गया 50,000 का, यानी 50,000 रुपीज का मेरा इनफ्लो हो गया। तो आप देखोगे नेट आउटफ्लो कितना हुआ? नेट आउटफ्लो हुआ 2.5 लाख का आउटफ्लो हुआ, 50,000 का इनफ्लो हुआ, तो नेट में 2 लाख रुपीज यानी 2 लाख रुपीज का आउटफ्लो हुआ है। नेट में 2 लाख रुपीज का आउटफ्लो हुआ है। और ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? अगेन ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट परचेज की बात हो रही है और जो डिविडेंड भी रिसीव हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट पे रिसीव हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा आपका 2 लाख रुपीज का नेट आउटफ्लो हो गया फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर कहता है सोल्ड मशीनरी ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹1,60,000 फॉर ₹60,000। इतनी इंफॉर्मेशन का हमको कुछ नहीं करना, उसने आपको सीधा सीधा 60,000 रुपीज बोल दिया कि हमने मशीनरी 60,000 रुपए में बेची, यानी कि हमारा इनफ्लो कितने रुपए का हुआ होगा? एक्चुअल में इनफ्लो हुआ होगा मेरा 60,000 रुपीज का। और ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? अगेन मशीनरी आपकी फिक्स्ड एसेट होती है, तो ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो 60,000 रुपीज का इनफ्लो हुआ अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस प्रकार से आपको लॉजिक अप्लाई करना है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से बहुत बच्चे डरते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप
कॉन्सेप्चुअली एंड लॉजिकली पढ़ने की कोशिश करोगे तो कभी डिफिकल्ट नहीं होगा, आप कभी भी अटकोगे नहीं। जहां पे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स को रटने जाओगे, वहां पे आप लोग फंसना शुरू हो जाओगे। आपके टर्म 2 में अनफॉर्चुनेटली ऐसे 2 चैप्टर्स है जो आपको कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली करने हैं, जहां पे आप रटने गए तो फंसोगे। एक है आपका एनपीओ, एक है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सॉरी, एक है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसलिए इन्हीं 2 चैप्टर से बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं एक्चुअली, एनपीओ से और कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप जहां से भी पढ़ो, चाहे आप मेरी वीडियो से पढ़ो, चाहे आप अपने आप पढ़ो, चाहे आप कहीं भी पढ़ो, आप जब ये चैप्टर पढ़ो तो जितना हो सके आप कॉन्सेप्ट और लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करना। ठीक है? जहां पे आप रटने गए वहां आप फंस जाओगे। आपको लॉजिकली सोचना है। जहां आपने लॉजिक सही लगा दिया, आप कभी भी फंसोगे नहीं और आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है? तो मैं आशा करता हूं आज की ये सारी इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो में यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।